15 साल तुमने काम किया, बहुत सारी चीज देखा है। कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स तो होता है, बहुत पॉलिटिक्स होता है और आप जितना डीप जाओगे उतना फंस जाओगे। उतना फंस जाओगे। और वो भी मैं बहुत जगह एक्सपीरियंस किया हूँ। तो उस चीज से मुझे एक आसान भाषा में उसका सॉल्यूशन मिला है कि सो व्हाट डू थिंक सो एआई आने के बाद मार्केट में जॉब नौकरी जाएगा क्या? ऐसा नहीं है नौकरी जाएगा, लेकिन एआई का है कि जो रिपीटेटिव टास्क वाली जॉब है जो वो जाने की ज्यादा संभावना है। लेकिन अगर वो टास्क करने के लिए भी अगर ह्यूमन पावर का 10% भी लगता है तो आपकी जॉब नहीं जाएगी। कि बीए, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, बीटेक, एमटेक, ये जो बच्चे, ये लोग भी सोच सकते हैं, करेज ले सकते हैं कि भाई हाँ हमें भी आईटी में जाना चाहिए। क्या चीज ऐसा होता है इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो थोड़ा सा यूनिक बन जाता है? 3 महीने के अंदर बच्चे रेडी हो रहे हैं। 3 महीने का जो कॉन्सेप्ट है तब भी जगह होती है मार्केट में, लेकिन हमारे पास स्किल्स रेडी नहीं होती ना। स्किल्स रेडी करने के लिए फाउंडेशन के लिए डिग्री 4 साल लेती है। वही स्किल आपको 3 महीने में आप खुद रेडी कर लेते हो। कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना अपनी करियर में ना किसी एक जगह में जाकर बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं और वो रिग्रेट्स में जीते रहते हैं। हाँ, तो इस चीज से अगर किसी ने अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको बाहर कैसे आना चाहिए, कितनी जल्दी आना चाहिए? उसके लिए भी मेरे पास 3 चीजें हैं। अगर किसी भी आप तकलीफ में हो या किसी भी करियर भी रीस्टार्ट करना है तो 3 चीजें हैं जो आपको किसी भी फेज से बाहर निकाल सकती हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहा है उनके लिए क्या मैसेज है? करियर गाइडेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सपना देखने के लिए छोटा या बड़ा शहर मैटर नहीं करता। आज हमारे साथ एक ऐसी एक गेस्ट है जो महाराष्ट्र के एक छोटा सा शहर से उठ के आता है, पढ़ाई के लिए आता है, पुणे जैसे शहर में आता है और वहां पर पढ़ाई के दौरान पे अपने करियर की शुरुआत भी करता है। 15 साल कॉर्पोरेट में जॉब करता है, मल्टीपल डोमेन्स में काम करता है। पढ़ाई किया होटल इंडस्ट्री में, काम कर रहे थे स्टार्टिंग में होटल इंडस्ट्री में, उसके बाद फाइनेंस डोमेन में जाके काम करते, बाद में आके स्विच करते आईटी में। इसी के लिए मैं बोलता हूँ ना, सपना देखने के लिए शहर मैटर नहीं करता, वो छोटा ही या बड़ा हो, सपना सपना होता है। सिर्फ जरूरत पड़ता है उड़ान भरने की। ताकत होना चाहिए, दम होना चाहिए, पूरी कोशिश लगाना चाहिए, तब जाके मिलता है अल्टीमेट सक्सेस। एंड व्हाई आईटी? बिकॉज आईटी में है पैकेज, आईटी में है फाइनेंशियल ग्रोथ, आईटी में है फ्यूचर। तो आप भी अगर सोच रहे हो कि आईटी में जाना है तो ये पॉडकास्ट को कंप्लीटली देखो। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, उनका नाम है समीर पाटिल जी, जो महाराष्ट्र के एक छोटा सा शहर जलगांव से आते हैं। आज वो पुणे में एक एमएनसीज में काम कर रहे हैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट। एजुकेशन बैकग्राउंड होटल इंडस्ट्री का था, आज वो आईटी में जॉब कर रहे हैं। वो अपनी कंप्लीट जर्नी इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। सो समीर जी, थैंक यू सो मच टू बी हियर एंड आई बिलीव सो इस वीडियो में बहुत सारे आज हम लोग डिस्कशंस करेंगे। आईटी में कैसे जा सकते हैं, नॉन आईटी से आईटी में कैसे जा सकते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे रहेगा। आपकी इस जर्नी को सुन के आई बिलीव सो हमारे बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनको मिलेगा बहुत सारे मोटिवेशंस एंड करियर गाइडेंस। थैंक यू सो मच। मैं विप्लव सर और उनके सारे एसोसिएट्स का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, ताकि उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया और बोलने की जो चाहे प्लेस दी है, जो मुझे मंच मिला है, उससे मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर पाया हूँ। इसलिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो तो मंच से वहां से स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो समीर जी, आपका टोटल एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट फील्ड में कितने साल का हो गया? अभी मैं बताऊँ आपको तो कॉर्पोरेट्स में मैं ऑलमोस्ट 15 इयर्स का मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है। और इस 15 इयर्स के करियर में मैंने बहुत सारे डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किया है। ओके। और अभी जो फेज है वो मेरा आईटी का फेज है। लेकिन इससे पहले जो फेज था उस पे भी हम बात करेंगे कि जर्नी कैसी रही है तो और मैं आईटी तक कैसे पहुंचा। यस, तो आपने स्टार्टिंग में कौन से डोमेन में कैसे कैसे अपने करियर के साथ स्टार्ट? मेरा करियर स्टार्ट हुआ आफ्टर 12। सो 12th में मुझे एक साइंस का बहुत इंटरेस्ट था। बट एक्चुअली क्या हुआ कि साइंस के वजह से कुछ चीजें ऐसी होती है कि एक पर्टिकुलर फेज होता है वही पसंद आता है। लेकिन साइंस सीखने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो अपनी कैपेसिटी नहीं होती है। लेकिन हम
इंटरेस्ट है इसलिए ले लेते ले हैं, लेते हैं। लेकिन एंड में उससे सरवाइव नहीं कर पाते। तो उसके वजह से होता है करियर गैप। तो करियर गैप की वजह से वो ऐसा लगने लगता है कि ये फील्ड हमारा नहीं है और हम अच्छा। उसे कर नहीं पाएंगे, और उसे स्ट्रेच करते करते गलत करियर मोड पे चले जाते हैं। फिर बाद में ऐसा लगता है कि हम इसे स्विच करें। तो इस तरीके से मेरा बहुत सारे करियर स्विच हुए हैं। अच्छा, तो बहुत सारे। स्टार्टिंग में कैसे शुरुआत किया तो था, कौन सा शुरुआत जॉब मैंने प्रोफाइल किया बनाया था कि अपनी लाइफ मैंने शुरू की होटल मैनेजमेंट। था? तो ओके। मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया 12th के बाद। हम्म। तो उस फेज में ऐसा हुआ कि 1 साल के बाद कॉलेज बंद हो गया, जो कि उनकी इंटरनल कुछ चीजें थी उसके वजह से, या कुछ एक्सटर्नल पॉलिटिक्स या कुछ जो होगा। तो मैं बाद में शिफ्ट हुआ सेम फेज में कि मुझे होटल मैनेजमेंट ही करना है, तो मैं पुणे यूनिवर्सिटी आ गया। जॉब के साथ साथ पता चला कि पूना में सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। जो कि अपने घर से जो भी फाइनेंशियल एड मिलता है वो इजी नहीं है पूना में सर्वाइव करना, किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं है। तो मैं क्या करता था, सुबह कॉलेज करता था, शाम को 7 बजे से लेके 11 बजे तक रेस्टोरेंट्स या किसी 5 स्टार होटल्स में एज अ वेटर या फिर बारटेंडर या फिर कुक शेफ। तो इस तरीके का मैंने 3 साल तक अपना करियर भी बनाया, स्टडी भी किया। जो कॉलेज में पढ़ते थे वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड करता था इवनिंग में। यस। तो उससे पता चला कि कौन कौन सी फील्ड है सिर्फ होटल मैनेजमेंट में। तो ये होटल मैनेजमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों का है। ओके। तो उसमें मुझे सबका नॉलेज मिला। तो साइड बाय में अकाउंटिंग भी करता था होटल्स की, कभी बार टेंडिंग का काम करता था, कभी कुक भी था होटल में, किचन में भी काम करता था। अच्छा। तो ऐसा चला रहा 2012 तक। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद 2010 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद मैं मॉर्निंग में 9 to 6 सीए के पास एज अकाउंटिंग काम करता था, और शाम में 7 to 11 रेस्टोरेंट्स में शेफ का काम करता था। अरे बाबा। तो कुछ साल मैंने गोवा में निकाले, कुछ साल मैंने पुणे में निकाले। ओके। 2012 में मुझे फेज आया कि अकाउंटिंग का नॉलेज मुझे बहुत ज्यादा आया है सीए के पास काम करने से, मोर देन शेफ। तो क्यों ना मैं अकाउंटिंग या फाइनेंस का नॉलेज बढ़ाऊं अपना। ओके। तो मैंने एक आईटी कंपनी में इंटरव्यू दिया जो केपीओ बीपीओ था, फाइनेंशियल केपीओ बीपीओ थे। तो वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ मैंने 4 साल फाइनेंशियल ऑपरेशंस का नॉलेज लिया। देन ऐसे मूव करते करते फाइनेंस के अलग अलग प्रोडक्ट्स में, जैसे क्रेडिट एनालिस्ट हुआ, लोन एनालिस्ट हुआ, ओके। बहुत सारे ऐसे काफी अलग-अलग सालों सब तक अलग डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं। पार्ट्स में फेज होता गया। फिर कुछ ऐसी कंपनीज मिली जिसमें ऑपरेशन के साथ साथ यू कैन डू योर आईटी करियर। तो मैं बहुत ट्राई किया कि सेम कंपनी में मुझे आईटी का काम मिले या किसी और कंपनी में आईटी का काम मिले, लेकिन जो नॉलेज था वो थेरोटिकल था, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करने का चांस नहीं था। तो 9 घंटे की शिफ्ट होने के बाद मैं 2018 में से शुरू किया कि जिस कंपनी में आईटी भी है ऑपरेशंस भी है, तो 2-3 घंटे निकालो और आईटी के बंदों के साथ बैठो। तो उनको पूछो कि भाई आपका जो भी आउटस्टैंडिंग वर्क है, जो आपको लगता है कि आउटसोर्स करना चाहिए या किसी की हेल्प लेना चाहिए, मुझे जो नॉर्मल पीपल कर सकते हैं, सिर्फ आईटी पीपल नहीं, कोई भी कर सकता है। तो उनके साथ बैठो और उनको बोलो कि बेसिक चीजें हमको पढ़ाओ, हम करके दे देंगे। तो इस तरीके से मुझे पता चला कि रिक्वायरमेंट्स कैसे लेते हैं, फेज क्या होता है बिजनेस एनालिस्ट का। और सेम ऑपरेशन में काम करना है तो उससे पहले कुछ चीजें होती है जो बिजनेस एनालिस्ट करता है, फिर उससे पहले डेवलपर करता है, देन वो ऑपरेशंस में आती है काम करने के लिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो पहले हम उल्टा काम कर लिए, हम रेडी प्रोडक्ट पे काम कर लिए, फिर अभी बनाना कैसे है। यस राइट। तो उस चीज में वो पता चला कि जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ शेफ से लेके फिर ऐसा कि बिजनेस एनालिस्ट भी काम करो। 30-40% मुझे काम मिलता था कि आप बीए का काम करो, प्रोडक्ट एनालिस्ट का काम करो। जो भी एक्सेल बेस पे काम होता था वो कर लेता था मैं, जो कि वर्ड, एक्सेल, पावर, एमएस ऑफिस के टूल्स में। तो वो इजी था। बाद में अपना डेली प्रोडक्शन का काम करते रहो, ऑपरेशंस में इसका नॉलेज गेन करते रहो। तो फिर इंटरेस्ट होते होते ऐसा हुआ कि कुछ कंपनी जो बोलती थी कि आपका 100% ऑन पेपर वर्क होना चाहिए, बिजनेस एनालिस्ट का होना चाहिए, तभी हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। ऐसे ढूंढते ढूंढते मुझे 6 साल निकल गए कि ऑपरेशंस में मेरे 6 साल निकल गए और बीए का रोल नहीं मिला। लेकिन फाइनली 2025 में ऐसी एक कंपनी आई, खुद से उसने अप्रोच किया
कि हमारे पास बिजनेस एनालिस्ट का रोल है और हमें डोमेन नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट है, ओके। जो कि आपके पास बहुत है फॉर 10+ ईयर से। तो आप इस डोमेन में आ सकते डोमेन में आ जाओ। ओके। तो मैंने इंटरव्यू दिया, उनको भी सही लगा, तो उन्होंने बोला लेट लेट देम क्लाइंट नो। क्लाइंट ने भी 2 अलग अलग इंटरव्यू लिए जो कि उनको रिक्वायरमेंट्स था, तो वो फुलफिल हो गया। तो इस तरीके से मैं एज ए बिजनेस बिजनेस एनालिस्ट एनालिस्ट की जॉब प्रोफाइल में आ गया। ओह दैट्स वेरी गुड। और उसमें भी कैसा है कि डीबीएस आईटी का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि विप्लव सर, आपने इतना मोटिवेट किया कि क्लास शुरू होने से लेके क्लास खत्म होने तक एवरी वीक आपका 10 मिनट रहता था क्लास खत्म होने के बाद। थोड़ा मोटिवेशन जो कि वो हर बच्चे को मिलना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और व्हाई। ये दोनों चीजें व्हाट एंड व्हाई क्लियर होना चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा एक चीज समीर, थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली एज अ डीबीएस यूनिट ऑलवेज वी आर वेरी मच फोकस्ड। हाँ मेरा सेशन थोड़ा सा कम हुआ है, आई विल करेक्ट इट। मैं कोशिश करूंगा अभी सेशन में जाने के लिए, बच्चों से बात करने के लिए, ऑब्वियसली आई डू इट। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आप बेसिकली कहाँ से हो एंड पुणे में कैसे आए थे आप? मैं बेसिकली भुसावल से हूँ, जलगांव डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में। वहाँ इंडस्ट्रियल स्केल इतना बड़ा नहीं है, वहाँ स्मॉल इंडस्ट्रीज है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में वहाँ ज्यादा सर्वाइवल नहीं है। एक तो वो लोग गवर्नमेंट जाना पसंद करते हैं, या क्योंकि इक्वल बेनिफिट्स है। यस राइट। हर जगह आप ऑल ओवर इंडिया जाओ तो गवर्नमेंट्स के इक्वल बेनिफिट्स है, लेकिन वहाँ 1% 2% प्लेस ही होती है कि आप सर पास हो सकते हो और आपको चांस मिल सकता है। बाकी तो 90% लोग तो प्राइवेट में ही काम करते हैं। और प्राइवेट में ऐसा होता है कि जो डिसाइडेड होता है बाय कंपनी, उसी रूल से आपको मिलेगा जो भी है। एब्सोल्युटली। एक चीज तो है, मतलब अगर मैं बोलूं छोटे शहर में नॉर्मली ये एक्सपोजर करियर का बहुत ज्यादा नहीं होते, एंड वहां पर लोग, बच्चों को पता भी नहीं होते कि करियर कैसे बनता है। और उनको एक ही चीज दिखता है। अभी अगर आप छोटे शहर की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे छोटे छोटे शहर में जहाँ पर मैं देखता हूँ ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद बच्चे पूरी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर प्रिपरेशन लेना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चीज सोचो पूरी साल में गवर्नमेंट के लिए कितना ओपनिंग आता है एंड वहां पर कितना परसेंटेज बच्चे का सक्सेस मिलने वाला है। दैट इज वेरी रियल। व्हाट अबाउट द रेस्ट, राइट ना? आप 100 बच्चे से आपका एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, 99 बच्चे क्या करने वाले? ऐसा तो नहीं कि उसके लिए रात दिन 24 घंटे लगे रहो, नहीं मिला तो उसके लिए हमारा जो करिकुलम सिस्टम या फिर नॉलेज जो मिलना चाहिए इवन छोटे शहर में भी, कि भाई तुम सेकेंडरी ऑप्शंस को भी रेडी करो। हम लोग बोलते थे डोंट गो अहेड विद द ऑप्शंस। मैं ऑप्शंस की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं स्किल की बात कर रहा हूं कि स्किल तुम्हारे पास इस लेवल पे होना चाहिए। भाई ये कंपनी नहीं तो वो कंपनी, वो कंपनी नहीं तो दूसरी कंपनी, तीसरी चौथी, ऐसी कंपनीज मार्केट में बहुत है। सो यस दैट इज रियली अप्रिशिएट। भुसावल से डायरेक्टली डिसाइड किया पुणे में आओ, पुणे में आके अपने होटल इंडस्ट्री का एजुकेशन स्टार्ट किया, देन आफ्टर दैट अपनी करियर को आगे लेके गए। अच्छा ये डीबीएस के बारे में पहली बार कहाँ से? पहली बार पता चला कि जब मेरा किसी ऑर्गेनाइजेशन से 2025 में उनकी रिस्ट्रक्चरिंग के वजह से ले ऑफ हुआ। तो वो अकेले की मेरे साथ नहीं हुआ, वो उसमें 3000 लोग हैं जो कि अलग अलग स्टेप में ले ऑफ हुए। किसी का पूरे साल भर में हुआ है, 2-3 साल लगे उस चीज में, किसी का किसी और मंथ में ले ऑफ हुआ। तो हर लोगों के साथ हुआ है, किसी छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक। तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते। थी रिस्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम, तो कि कंपनी को रिस्ट्रक्चर इस तरीके से करना है तो वो उनके अपने प्रोसेस को रीडिफाइन करते हैं, और अगर फिट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वो थैंक यू सो मच। तो उस चीज में मेरे 5 महीने निकल गए, यानी जॉब उस फेज में था। अप्रैल में मेरा ले ऑफ हुआ, जॉब मिला नया सितंबर में। तो उस फेज में 1 महीना तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया कि करना क्या है। और 1 महीने में मैंने फटाफट जितने इंटरव्यू हो सकते उतने दे दिए। फिर बाद में वो अपॉर्चुनिटी आती थी कि ऑपरेशन ही करो, आपका एक्सपीरियंस है ऑपरेशन का, ऑपरेशन ही करो। एक तो आप सेम सैलरी पे आ जाओ या 1-2 लाख रुपए बढ़ा देंगे बस। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो मेरा करंट स्टेटस है वो तो वैसा का वैसा रहेगा। Absolutely. और जो मिलेगा उसमें से 70% तो टैक्सेस में निकल जाएगा। टैक्सेस है या एक्सपेंसेस है। तो उसका मतलब नहीं है कि आप ऑपरेशंस पे रहो और 10-20% लेके अपना चालू कर दो, बस उसे मतलब नहीं है। तो करना थोड़ा बड़ा है, तो क्यों ना हम कुछ और ट्राई करते। तो
काफी सालों से आईटी ट्राई करने का सोचा था, लेकिन तो मैंने आपका ही एक वीडियो देखा था कि आईटी में जाने के लिए कुछ कोडिंग की जरूरत नहीं है। हाँ राइट एग्जैक्टली। तो कोडिंग की जरूरत नहीं है, तो फिर चलो देखते तो ये सर क्या क्या हो रहा है गाइड करते हैं कि कैसे एंटर कर सकते हैं। हम्म, तब दो बातें पता चली आपके वीडियो से कि एक तो दो चीजें, एक आप एसक्यूएल सीखो या फिर आप आईटी सपोर्ट वाला टूल सीख लो। उसमें बहुत सारे टूल्स है, यस राइट, लेकिन एक कोई भी टूल आप मास्टर कर लो तो आप आईटी में जा सकते हैं, या फिर एसक्यूएल सीख लो तो आप आईटी में जा सकते हो। और एसक्यूएल में और एक्सेल में एक ही डिफरेंस है कि एक्सेल में हम डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं, एक्सेल में क्वेरी लिखना पड़ता है बस। राइट एब्सोल्युटली करेक्ट। इतना ही डिफरेंस है। यस इतना ही डिफरेंस है। तो फिर वो क्यूरीज या याद रखनी पड़ती है, या फिर अभी कंपनी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए याद रखनी है। कंपनीज में जाएंगे तो वो प्री डिफाइन होता है कि ये कॉपी करो पेस्ट करो, आपको डेटा मिल जाएगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं, गलती नहीं होना चाहिए। हाँ, गलती नहीं होना चाहिए। और गलती वाले ऑप्शन तो उन्होंने ब्लॉक ही कर दिए, जैसे ट्रंकेट है, डिलीट है, वो तो जो गलती करने वाले एडिट वाले वो क्या आपके हाथ में आता ही नहीं है, बिकॉज वो टॉप टू टॉप लेवल पे चलता है। तो वो ऑप्शंस तो अवेलेबल होते नहीं है। तो आपको सिर्फ थोड़ा नॉलेज रखना है कि चीजें, बेसिक चीजें पे ही फोकस करना है आपको। चाहे आपका कितना भी साल का एक्सपीरियंस हो, आपको बेसिक चीजें छोड़ना बिल्कुल नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट। और बेसिक चीजों पे ही काम करना है और उस पर डीप पर इन्वेस्टिगेट करते जाना है कि इसी चीज को मैं अलग अलग तरीके से कैसे कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उसमें पता चलेगा कि हम कौन सी चीज करने के बाद टाइम सेव कर सकते हैं। तो जब पहली बार ये वीडियोस देखे थे, उसका सेशन ज्वाइन किया था, कैसा लग रहा था कि ये ट्रस्टेबल है? हाँ, ये वो थोड़ा लगा था कि ये सर कुछ अलग ही बता रहे हैं, ताकि आज तक तो 15 साल में मैं कभी सुना नहीं है इसी बात। काफी सारा वो लोगों का मोटिवेशन देखा है, स्पीचेस देखे, ये देखे, लेकिन इस तरीके का स्पीच मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा भी एंटरिंग हो सकता है। क्योंकि जिस भी आईटी में काम करने वाले बंदे को पूछो तो बोलता है भाई तुमको HTML CSS सीखना पड़ेगा, तुमको जावा स्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, स्प्रिंग बूट सीखना पड़ेगा, ये बहुत सारे लैंग्वेज है। नहीं आता है तो आप PHP सीख लो या पाइथन सीख लो सबसे। तो ये चीजें तो इस लेवल पे करना मुश्किल है क्योंकि आईटी में जाना है तो 11वीं से ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कंप्यूटर साइंस ले लो या फिर आईटी का डोमेन ले लो, वहाँ आपको कोडिंग का नॉलेज मिलते जाता है कि वहाँ से फिर लोग BSc IT या फिर BE या बीटेक चूज करते हैं। तो उसी फेज में उनका काफी सारा कोडिंग का जो नॉलेज है वो बिल्टअप हो जाता है। तो इंटरेस्ट भी उसी से बनता है। अगर आप करियर करने के बाद उसमें जाओगे कोडिंग में तो पॉसिबल नहीं होगा। तो वो 1% चीज है कि कर सकते हैं। वो 1000 में एक बच्चा है कि जिसको बहुत टाइम मिला है और वो कोडिंग पे ही फोकस कर रहा है। बाकी सब बैकग्राउंड उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर आपको घर भी चलाना है, फाइनेंशियल एड भी करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेना है, अपना स्टडी भी कैरी करना है, एब्सोल्युटली, तो ये सब चीजें नहीं होती। तो हमें इजी वे फाइंड आउट करना है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो वही है, सेशन में वही चीज मिला था। हाँ, वो सेशन में वही चीज मिला। फिर भी उसके बाद मुझे मोनिका मैम से मैं 3-4 बार बात किया कि सच में ये हो सकता है क्या? तो मैं एक बार आया था यहाँ, आपसे बात किया, बस दिस इज माय सेकंड टाइम, जो सेकंड टाइम आपसे बात कर रहा हूँ। उसके बाद फर्स्ट टाइम मेरा आपसे बात करने के बाद क्लास ज्वाइन किया, 2 महीना प्रैक्टिस किया और 3 महीने बहुत सारे इंटरव्यू दिए और उसके बाद फाइनलाइज हो गया। पहले तो एक ऑफर लेटर आया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया कि ज्वाइन करना भी है नहीं करना है। देन उसी फेज में और एक इंटरव्यू हो चुका था, तो वो वेरी गुड कैरी ऑन हो गया। तो आज आप 1 साल होने आ रहा है। वेरी गुड, दैट इज रियली अप्रिशिएटेड। सीन क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है करियर गाइडेंस। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, बिकॉज आप 15 साल काम कर रहे हो, उसके बाद जाके आपने अपने करियर को एक रीडिफाइन किया। तो इसमें करियर गाइडेंस का क्या इंपॉर्टेंस है? नॉर्मली जो व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहा है उनके लिए क्या मैसेज है? करियर गाइडेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? करियर गाइडेंस एब्सोल्युटली लेना चाहिए, क्योंकि हमको खुद को नहीं पता चलता बहुत बार कि हम कर क्या रहे हैं। सामने वाला अगर ऑब्जर्व करता है तो उसे पता चल जाता है कि इसका कैलिबर किसमें है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ही कैन गाइड। तो ऐसी चीज है। या फिर अपने ही किसी फैमिली मेंबर को साथ में पकड़ो और उसको पूछो कि काफी सालों से आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो घर में, मैं ऐसी कौन सी चीज में आपको ऐसा लगता हो कि मैं गुड हूँ। ओके।
तो फिर उस चीज में 2-3 पॉइंट निकालो और वो फाइंड आउट करो कि ये चीजें कौन से करियर में सूट हो रही है, तो फिर वो लाइन पकड़ के फिर आप उसका नॉलेज लेना शुरू कर दो। एब्सोल्युटली, करियर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है, बिकॉज इम्पोर्टेंट। ये चीज मोस्ट ऑफ द जो मैंने वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ देखा है, एक सर्टेन टाइम के बाद इनका पैकेज एक फुल स्टॉप लेवल पे लग जाता है, इसके बाद पैकेज उनको मिलना ही मुश्किल हो जाता है ना। जिस डोमेन में आप हो डियर, यहाँ पर तो सीआर प्लस पैकेज जाता है, ठीक है। बट क्वेश्चन ये आ जाता है हमारे जैसे नॉर्मल बैंकिंग में है, कोई हेल्थ केयर में, इंश्योरेंस में, बीपीओ केपीओ में, जहाँ पर 10-15 हजार में बेसिक सैलरी स्टार्ट होता है, मैक्सिमम गया तो 40 से 50, 40-50 तक खत्म हो उसके जाता बाद तो पैकेज मिलता ही नहीं है। और तब तक हो जाता है इनका 7-8-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, अब तब तक वो बैचलर से मैरिड बन जाता है, मैरिड से पेरेंट्स भी बन जाता है, अब एक्सपेंसेस लेवल तो भरपूर आ जाता है। और उस टाइम पे आके मोस्ट ऑफ द लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि भाई इसके बाद आगे क्या। उसका कंपनी उसको ब्लैकमेल भी करता है, बिकॉज कंपनी को जिस दिन पता चल गया ना आपकी लूप मतलब वीकनेस क्या है, वीकनेस क्या है, ये चीज अगर आपको पता चल जाता है, उस दौरान पे क्या होता है, आपका शिफ्ट टाइमिंग एक्सटेंड होता है, मेंटली स्ट्रेस होता है, काम करना ही पड़ेगा, वो सैटरडे संडे मंडे कुछ भी हो, आपको तो काम करना ही पड़ेगा, बिकॉज दे नो इट वेरी वेल कि आपकी वीकनेस कहाँ पर आ वीकनेस रहा है, क्या है। कमजोरी क्या है। तो इससे बाहर रहने के लिए मेरा जो एडवाइस होता है, पहला तो चीज है स्किल्स। स्किल इस लेवल पे तैयारी करो जो मार्केट की डिमांड भी हो। आज अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है, तो आप अगर आईफोन रिपेयरिंग सीखोगे तो मार्केट की वैल्यूज है, लेकिन आप अगर नोकिया 1100 का रिपेयरिंग सीखोगे कुछ काम का है क्या, बिकॉज मार्केट में कोई एग्जिस्ट ही नहीं मार्केट करता। में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एब्सोल्युटली। तो मैंने ऐसा बहुत सारे चीज देखा, एक बच्चा इंटरव्यू देने के लिए गया था, और इंटरव्यू के दौरान पे उसको एसक्यूएल का कुछ सर्टेन चीजें पूछा गया, बोले ये तो खत्म हो गया 2020 में खत्म हो गया, तो वहां भी जाके उसके एग्जाम्पल दे रहे हो। बोले सर मुझे पढ़ाया तो यही गया था। अब सोचो जो पढ़ा रहा है वो 2020 वाला वर्जन का स्टडी लर्निंग आपको दे रहा है। आपको पता होना चाहिए 2026 में आज के डेज में मार्केट का रिक्वायरमेंट क्या है, उस मार्केट की रिक्वायरमेंट को समझोगे और उस हिसाब से अगर प्रैक्टिकल लर्निंग ले रहे हो, यू आर इन गुड प्लेस राइट नाउ। यस, एब्सोल्युटली, आपने बहुत सही तरीके से ये बताया है। अच्छा, ये जो सेशंस आप ज्वाइन किए थे, बहुत सारे लोग आपके साथ में कनेक्टेड होते थे, तो इन लोगों का जो नॉलेज एंड एक्सपर्टीज था वो कैसा था, मतलब वो आपको कैसे गाइडेंस देते थे? जैसे कि अभी एसक्यूएल के हिसाब से जो भी सर पढ़ाते थे उनका जो नॉलेज है एक वो बहुत ही डीप था, और वो बेसिक से बता सकते थे क्योंकि उन्होंने उस पर काम किया है कि अगर हम कोई भी क्यूरी उनको पता है कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो उनको पता है कि कैसे उसको सॉल्व करना है और कैसे उस सामने वाले को गाइड करना है कहाँ पे आप गलत हो। तो उस तरीके से अलग एक एक चीज करेक्ट कर करके मैं ये सीखा कि लॉजिक कैसे और कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है। यस राइट। वो बहुत सिंपल, इतना कोडिंग लेवल तक का वो टफ नहीं है, टफ नहीं है, बस 2-4 वर्ड्स है, उसको हमें याद रखना है और अपने लेमन लैंग्वेज में ही उसे कन्वर्ट करना है बस। यस एब्सोल्युटली। एंड जो लोग आई बिलीव से जो आपको सिखाते वो सारे, बिकॉज वो आईटी में जॉब करते हैं, तो उनको ना आईटी का पूरी एबीसीडी पता होता है कि अंदर क्या चल रहा है, बिकॉज बुकिश नॉलेज देना इट इज वेरी इजी। हाँ, अब बुक पढ़ो उसको नॉलेज में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट। बट आईटी के इंडस्ट्री में जब जाते हैं, मोस्ट ऑफ द जो बीसीएमसीए वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको आईटी में जॉब ना मिलने के रीजंस ये भी एक है, बिकॉज जो उनके जो कॉलेज का स्टडीज होता है वो बहुत अलग है। आज जब ऑपरेशंस में या फिर कोई इंडस्ट्री लेवल पे जाके आप काम करते हो, उसकी एग्जीक्यूशन लेवल बहुत अलग होती है। जो कि बुकिश नॉलेज का होता है लिमिटेड वर्जन होते हैं, लेकिन जो एब्सोल्युटली हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ एग्जैक्टली अपोजिट वे होता है कि इस तरीके से काम करना है और इस तरीके से ही आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। उनके पास हर तरीके की एसओपी रेडी होती है, तो उसी चीज को फॉलो करोगे तो यू आर सक्सेसफुल टू जनरेट द प्रोडक्शन और वॉट एवर रिजल्ट दे वांट फ्रॉम योर साइड, वो जनरेट हो जाएगी। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, अपना ही दिमाग लड़ा रहे हो, तो वो चांसेस है कि आप फेल हो जाओगे, और फेल हुआ तो फिर आपको टाइम भी लगेगा, सुनना भी पड़ेगा। उससे अच्छा कि पहले की जो एक्सपीरियंस पीपल है, आप जहाँ भी ज्वाइन हो वहाँ पे जो भी आपसे एक मोर एक्सपीरियंस है उसी फील्ड में, उससे गाइडेंस लेने की कोशिश करो कि ये कैसे करना है क्या नहीं, और हो सके तो उसमें हमको एज मैटर नहीं करना चाहिए या फिर कोई ईगो मैटर नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली।
जहाँ से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है जितना हो सके आप ग्रैब कर लो. Knowledge. व्हेन यू आर एक्सपर्ट देन यू कैन ट्राई योर ओन सेल्फ डिफरेंट फेज में कि ये ऐसा भी कर सकते हैं वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको फुल नॉलेज नहीं है आप एक्सपेरिमेंट करो मत. दैट्स वेरी गुड पॉइंट टू बी नोटेड. अच्छा, नॉलेज लेना है तो उससे लो जो आपसे थोड़ा सा बेहतर नॉलेज ले रहे हैं और उसी डोमेन में नॉलेज ले रहे हैं उनके पास से नॉलेज लो. दैट विल हेल्प यू लॉट. बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास, सर ये बीसीए करने के लिए 4 साल का टाइमिंग लगता है, आप बोलते हो 3 महीने के अंदर रेडी हो सकते हो. तो आपने तो किया है, तो आप क्या एडवाइस करते हो, क्या चीज ऐसा होता है इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो थोड़ा सा यूनिक बन जाता है, 3 महीने के अंदर बच्चे रेडी हो रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल विप्लव सर आपने पूछा है. उसका एक आंसर ऐसा है कि 4 साल के लिए और 3 साल के लिए गवर्नमेंट डिग्री क्यों बढ़ाता है कि फाउंडेशन रेडी करने के लिए. Absolutely. क्योंकि मार्केट में जो भी यंगस्टर है उनका जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से इतना अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है नहीं. तो 4 साल तक बच्चा फाउंडेशन क्रिएट करने में रहता है, तब तक जो ऑलरेडी रेडी है वो काम करते रहता है. तो वो जब एज के बाद 50-60 के बाद आदमी सोचता है कि हम थोड़ा रिलैक्स होते हैं तो स्पेस जनरेट होता है, तो उसी दौरान जो यंगस्टर होते हैं उनको टाइम मिलता है कि चलो हम रेडी है तो हम काम करेंगे, अभी इस इंडस्ट्री में आना शुरू करते हैं. लेकिन ये जो आप 3 महीने का जो कॉन्सेप्ट है तब भी जगह होती है मार्केट में, लेकिन हमारे पास स्किल्स रेडी नहीं होती ना. स्किल्स रेडी करने के लिए फाउंडेशन के लिए डिग्री 4 साल लेती है. वही स्किल आपको 3 महीने में आप खुद रेडी कर लेते हो. इकोनॉमिक्स बनने के लिए आप रेडी करते हो खुद को, तो यू कैन एंटर इनटू मार्केट आफ्टर 3 मंथ्स एज वेल. तो आप कैसे प्रिपरेशंस ले रहे थे, 3 महीने के जो प्रिपरेशंस ले रहे थे जब आपने डीबीएस के साथ कनेक्ट किया? बिकॉज यहाँ पर तो एकदम स्टेप बाय स्टेप में चलता है कि आपको मॉर्निंग में इतनी बजे क्लास है, इवनिंग को इतनी बजे है, उसके बाद मॉक इंटरव्यूज ऐसा रहेगा, कम्युनिकेशंस का बैच भी अलग से था, राइट ना? राइट. तो इसमें पूरे सीक्वेंस में चलते थे. तो 3 महीना आपने कैसे अपने आप को एडजस्ट किया? 3 महीने मैंने अपने आप को एडजस्ट किया कि मेरा फुल डे खाली था, क्योंकि ले ऑफ होने के बाद मेरा फुल डे खाली था. तो इस दौरान मैंने एक अच्छा काम किया था पुराने एक्सपीरियंस में कि जो हेज वाला फंड होता है, जैसे कि अगर आप चाहे 10,000 रुपए कमाओ या 10 लाख रुपए का कमाओ, लेकिन उसका किसी परसेंट के हिसाब से 1% या 10% आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करो या फिर प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करो ताकि आप हेज कर पाओ अपने आप को. तो उस दौरान मैंने अपना 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड क्रिएट करका, तो ऑलरेडी 10-15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जितना गोल्ड खरीदा हुआ था वो गोल्ड पूरा बेच दिया. अरे बाबा. तो उससे क्या हुआ कि 6 मंथ का सर्वाइवल रेडी हो गया. तो 6 महीने तक मैंने फोकस करा कि कुछ नया करना है ताकि मुझे फैमिली वालों को कोई टेंशन ना हो और मुझे भी टेंशन ना हो. और 6 महीने में कि सबको ये इनफ है कि 6 महीने में जॉब मिल ही जाता है. 6 महीने में इनफ है. अगर आप खुद पे काम कर रहे हो तो 6 महीना बहुत इनफ है. बहुत इनफ है. अगर काम नहीं कर रहे हो तो आपको 6 साल भी कम पड़ेंगे. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. खुद पे काम नहीं कर रहे हो तो 6 साल भी काम पड़ेंगे, लेकिन 6 महीने इनफ है. 6 महीने इनफ है. अच्छा, तो ये जो आपका मॉक इंटरव्यू के यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो रहा था, राइट ना? बिकॉज काफी सारे क्वेश्चन मेरे पास आए. तो मॉक इंटरव्यू का जो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, हेल्प करता है क्या ड्यूरिंग द लाइव इंटरव्यू सेशंस में? हेल्प करता है कैसा? बहुत प्रैक्टिस हेल्प करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का तो हम कोर्सेज बहुत किए कि ये स्पीकिंग का कोर्स करो, इसका कोर्स करो, राइटिंग का कोर्स करो. इंग्लिश कम्युनिकेशन से ऑलमोस्ट मैंने 5-6 बार अलग अलग टाइप के कोर्स किए, लेकिन उसमें पता चला कि जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कोई भी कोर्स करो तो ये इनफ नहीं है. यस, राइट. वो सिर्फ होता है कि आपका फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है, उसके बाद प्रैक्टिस ही आपका फुल सोर्स है. और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो है शायद इंटरव्यू बेस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स है हमारे पास, राइट ना? सो आई बिलीव सो दिस विल हेल्प लॉट कि जो अगर व्यूअर्स हमारा वीडियो देख रहा है कि एक होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू स्पीक, दूसरा होता है इंटरव्यू कम्युनिकेशन स्किल्स जो इंटरव्यू क्रैक करने में आपको हेल्प करता है. सी, अंदर जाने के बाद आप कोई भी स्टेट उठाओ, कोई भी कंपनी उठा के देखो, जिस स्टेट में जो भी कंपनी है, इंटरनल बच्चे उसी लैंग्वेज में जाके बात करते हैं.
अगर मान लीजिए किसी को हिंदी स्पीकिंग, जैसे हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, तो कंपनी के अंदर मोस्ट ऑफ द बच्चे हिंदी में बात करते हैं। हाँ अगर कोई प्रोडक्शन कंपनी में देखोगे तो वहां पर अपनी रीजनल लैंग्वेज में जो भी बच्चे काम हाँ कर रहे हैं वहां पर उस तरीके की लैंग्वेज में बात होती है, जब लेकिन इंटरव्यू होता है इंग्लिश में। हाँ इंटरव्यू होता है इंग्लिश में। अगर उसमें अगर मीटिंग्स होती है, कारपोरेट मीटिंग्स होती है, उसमें अगर अलग अलग कंट्रीज के लोग इन्वॉल्व है हम्म। तो दे कैन प्रेफर ग्लोबल लैंग्वेज। बट रीजनल मीटिंग हो रही है तो वो तो अपनी 50% तो रीजनल लैंग्वेज ही यूज होता है, Absolutely. ताकि सबको समझ में आए और अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। लैंग्वेज। वो हर हर कंपनी में ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी एमएनसी है तो बहुत ही प्रोफेशनल है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन साथ में आ रहा है। अभी ऑब्वियसली आपका एजुकेशन बैकग्राउंड होटल इंडस्ट्री का था, हाँ। right? अभी तो फिलहाल आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट आईटी में जॉब कर रहे हो, तो आप तो खुद एक एग्जाम्पल हो, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए क्लैरिटी चाहिए कि बीए, बीकॉम, बीबीए, एमडीए, एमबीए, बीटेक, एमटेक, ये जो बच्चे, ये लोग भी सोच सकते हैं, करेज ले सकते हैं कि भाई हाँ हमें भी आईटी में जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अभी मेरा करियर का कैसा है कि बीएससी होटल मैनेजमेंट करने के बाद मैंने फाइनेंस में इंटरेस्ट लिया था, तो बाहर से पीजी इन फाइनेंस भी कर लिया, तो चलो ओके ठीक है कर लेते। फाइनेंस में इंटरेस्ट आया तो साइड बाय बीए का भी नॉलेज लेता रहा, जितना गूगल से मिला, जितना यूट्यूब से मिला, जितना क्लासेस करके मिला, लिया मैंने नॉलेज। और वो इम्प्लीमेंट करना है तो कहीं तो आप जॉब मिलेगी या करोगे तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगा, नहीं तो तब तक वो थ्योरी ही रहेगा आपका। एब्सोल्युटली। उसके दौरान मेरा ऐसा हुआ कि इंटरेस्ट आने लगा वेल्थ मैनेजमेंट में कि हमारा पैसा कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन बच क्यों नहीं रहा, बच क्यों नहीं रहा, कैलकुलेशंस किधर जा रहा है, लीकेज तो किधर हो रहा है। उसके लिए अलग अलग सॉल्यूशन मिलते रहे और उसमें अलग अलग वेल्थ मैनेजर का अलग अलग सॉल्यूशन रहता था, और कुछ कॉमन्स भी रहते थे लेकिन अलग अलग रहता था। तो मुझे वो समझ में नहीं आता था, या फिर मुझे ऐसा लगता था हर कोई ज्योतिष की तरह सेम अच्छा, चीजें बता रहा है, सेम चीज बता। तो हम खुद क्यों नहीं पढ़ लेते ताकि अपना क्यूरी खुद सॉल्व कर पाओ। तो उस दौरान मैंने एक चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर का भी यूएस का कोर्स है, तो वो कर लिया। और पूरा 4-5 महीना खाली था और 1 साल भी मैंने उसकी स्टडी भी की थी। उस ज्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन जो मेरा अप्रैल से लेके सितंबर का टाइम था उसमें मैं खाली टाइम था, तो उसमें मैंने डीबीएस का स्टडी भी किया, इसका भी चार्टर्ड वेल्थ मैनेजमेंट का भी स्टडी किया, तो उसमें भी मुझे 80% मिले हैं। और यूएस का डिग्री है तो वो 150 कंट्रीज में मैं प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर जॉब कर रहा हूँ तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। लेकिन खुद के जो क्वेश्चन है फाइनेंशियल रिलेटेड मैं खुद ही सॉल्व कर सकता हूँ। वाओ, दैट्स वेरी गुड। तो वो एक है कि जब तक अपने नॉलेज है तब तक सॉल्व करते रहो, नहीं पता है तो यू कैन गो टू नॉलेज फ्रॉम अदर पीपल एज वेल, यू कैन टेक द एक्सपर्ट नॉलेज। तो अगर वेल्थ मैनेजमेंट का भी आपको लेना है तो वेल्थ मैनेजमेंट में भी 30-40 इयर्स का एक्सपीरियंस है लोगों को, तो आप उनसे जाके मिलो। आप तो न्यू सीडब्ल्यू हो, चार्टर्ड आप न्यू बने हो, लेकिन चार्टर्ड जो 25 साल से पहले बने हुए हैं उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हो। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली। अच्छा, एक क्वेश्चन साथ में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एआई। अभी मार्केट में हिट हो रहा है, राइट ना। अभी एआई आने के बाद लोगों को ऐसा लग रहा है कि जॉब जाने वाले बहुत सारे मार्केट में न्यूज है, बबल की तरह ऊपर आ रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक, सो एआई आने के बाद मार्केट में जॉब नौकरी जाएगा क्या? ऐसा नहीं है नौकरी जाएगा, लेकिन एआई का है कि जो रिपीटेटिव टास्क वाली जॉब है जो वो जाने की ज्यादा संभावना है, लेकिन अगर वो टास्क करने के लिए भी अगर ह्यूमन पावर का 10% भी लगता है तो आपकी जॉब नहीं जाएगी। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली। बिकॉज मैं उस दिन शायद मैं किसी से बात कर रहा था कि एआई आने के बाद नौकरी नहीं जाएगा चैम, तो इसे सर हाउ। एक बात बताओ, तुम्हारा जो डेली टास्क है, तुम अगर लैपटॉप ओपन किया, एआई ओपन किया और उसको बोला कि यू नो एआई प्लीज डू माय टास्क टुडे, और मैं थोड़ा सा गोवा के बीच में जाता हूँ घूम के आता हूँ, तुम आके देखोगे एआई ने सारे काम कर दिया, ऐसा होने वाला क्या? बोले बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या करना होता है? तो सर मुझे तो सिस्टम के सामने बैठना पड़ेगा, मुझे इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा, तब जाके वो प्रॉम्प्ट वगैरह देने के बाद वो सारी चीज बन के रेडी होगा। अच्छा, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब तुम्हारा 6 घंटे का काम वो शायद हो सकता है 2-2.5 घंटे में क्लोज करके दे, लेकिन उसके लिए तुम्हें 2-3 घंटा वहां पर बैठना पड़ेगा, राइट ना, जो भी आपका काम है। और उससे पहले वो चीज सीखना भी पड़ेगा, प्लस वो जो प्रॉम्प्ट देने के बाद जो आउटपुट आएगा उसके ऊपर करेक्शंस तुम्हें ही बैठ के करना है। इट मींस तुम्हारा एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगा। जो 6 घंटे का काम था वो 2 घंटे में हो रहा है, रेस्ट ऑफ द 4 आवर्स यू कैन यूटिलाइज सम अराउंड एल्स। हाँ, एआई आने के बाद जॉब नहीं जाएगा, वी नीड टू बी लाइक मोर एफिशिएंट होते जाओगे आप। एआई का आप एआई से जैसे चैट जीपीटी हो गया या बहुत सारे
जो सर्च वाले टूल्स है या फिर हम किसी इंफॉर्मेशन सिर्फ रिट्राइव करने के टूल्स है, तो दैट इज नॉट एआई यूसेज। उससे आपको कुछ तो भी प्रोडक्टिविटी करते आना चाहिए, जैसे रिपोर्ट्स जनरेट करना या और रिपोर्ट जनरेट करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ तो एनेबिलिटी आप लानी पड़ेगी कि ये इंस्ट्रक्शंस देने के बाद ये रिपोर्ट जनरेट होता है, ये इंस्ट्रक्शंस देने के बाद ये रिपोर्ट जनरेट होता है। अगर ये मैनुअली बनाएंगे तो पूरा एक दिन निकल जाएगा, लेकिन ये 2-10 मिनट में करके दे सकता है। लेकिन आपके पास उसका रॉ डेटा होना चाहिए। अगर रॉ डेटा नहीं रहेगा तो एआई भी कुछ नहीं कर पाएगा, और रॉ डेटा बनाने के लिए ह्यूमन चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। करियर का प्लानिंग आइडियली कैसे करना चाहिए? नाउ 15 इयर्स एक्सपीरियंस इन नॉन आईटी डोमेन, उसके बाद आप आईटी में हो, अभी आप अपने करियर को जिस तरीके से शेप में लेके आए हो, तो एक नया बच्चा जिसका 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो अपने करियर को कैसे रीडिफाइन करे, ताकि ये जो कुछ गलती हम लोगों ने अपने करियर में किए होंगे वो गलती उनसे ना हो। हाँ, तो उसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी डोमेन हो। चाहे वो जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, जो भी रोड साइड जो काम करते हैं वो भी क्यों ना हो, लेकिन 3 चीजें कॉमन होती है किसी भी जॉब काम करने में। एक पहला चीज है कम्युनिकेशन, और दूसरा चीज है कि एनालिटिकल थिंकिंग, और एक चीज है कि उसमें हमको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मतलब मैं कभी कभी सेशन में बोलता हूँ कि करियर में आगे बढ़ने के लिए 5 चीज बहुत ज्यादा जरूरी। एक आपका कमिटमेंट, दूसरा आपका और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, वो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो वर्ड बोलते हैं ना, वो बहुत प्रोफेशनलिज्म हो गया। तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट ऐसा वर्ड लोगों ने इतना बड़ा करके रखा है कि लोगों को समझ में नहीं आता। तो इसका मतलब है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे रोड बनाते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्टेक होल्डर कौन है। जो गिट्टी लाएगा, दूसरा डांबर लाएगा, या फिर कोई ऐसे अलग अलग चीजें आपको लगती है, तो आपके स्टेक होल्डर हो गए। जो आपको पैसा पे कर रहे हैं वो अलग स्टेक होल्डर हो गए। जैसे एक्सटर्नल जो आपको बाहर से आएंगे, जो इंटरनल आपके टीम में अलग अलग टीम बैठी हुई है, वो आपके इंटरनल स्टेक होल्डर हो गए। ओके। तो ये बड़ा वर्ड है, लेकिन वो आसान भाषा में बोलो तो आपको हर तरीके के लोगों से कम्युनिकेट करते आना चाहिए। ओके। ये बीए का जॉब प्रोफाइल होता क्या? मतलब नॉर्मली आप बिजनेस एनालिस्ट के प्रोफाइल में हो, एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझाइए सर, एक बीए का जॉब प्रोफाइल में अगर किसी को जाना है वो कैसे जा सकता है? बीए के प्रोफाइल में जाने के लिए आपको यही 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन नॉलेज, ओके। और डोमेन नॉलेज में आपको एक्सपर्टीज इतना बनाना है कि ताकि आपका कोई हाथ ना पकड़ सके। मतलब उसका पूरी लाइफ साइकिल उसको पता होना चाहिए, उस डोमेन में क्या क्या चीज हो रहा है, राइट ना? बेसिक से लेके एडवांस तक। और ऐसा कुछ है नहीं, बीए में भी हर चीज आईटी जैसी है कि रोज नया वो सीखते हैं। अच्छा। रोज नया चैलेंजेस आते हैं, नए चैलेंजेस सॉल्व करने हैं। कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। आप जितना सीखोगे उतना आपको लगेगा कम ही है, लेकिन आपको बेस नहीं छोड़ना है। वो पता है कि 2+2 4 ही होता है। अगर किसी ने बोला कि 2+4 5 होता है तो वो नहीं चलेगा। आपका बेस पक्का होना चाहिए, चाहे कोई कभी भी पूछ लो आपको कि ये ऐसा का ऐसा ही है। E=mc² ही है। अगर वो चेंज हो गया तो पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसका मतलब पहले डोमेन नॉलेज होना चाहिए उसके पास, उसके बाद आई बिलीव उनका जो जॉब प्रोफाइल होता है इसमें कुछ क्लाइंट के साथ इंटरेक्शंस करना पड़ता है, राइट ना? जो उनके पास से रिक्वायरमेंट गैदरिंग का काम करता है। क्लाइंट से पहले रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट की समझ के लेनी पड़ती है कि हमको उनको चाहिए क्या है। वो चाहिए, उसके बाद उसको रिसर्च करके उसको रीडिफाइन करना पड़ता है कि डेवलपर के लैंग्वेज में, कि डेवलपर को भी किस तरीके से समझ में आएगा। तो उस तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप लिख के डेवलपर को उसको पास ऑन करना पड़ता है कि ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट आपको डेवलप करनी है। देन उनको जब पता चलता है कि ये चीजें चाहिए तो वो लॉजिक लगा के कोडिंग बनाते हैं। कोडिंग बनाने के बाद एक सॉफ्टवेयर रेडी होता है। वो सॉफ्टवेयर फिर उसे टेस्टिंग फेज में लाया जाता है। फिर टेस्टिंग सक्सेसफुल होने के बाद उसे ऑपरेशंस में डिलीवर किया जाता है। उनके पास अलग से टेस्टिंग होता है ऑपरेशंस का, और वो पास होने के बाद उसे मार्केट में लाइव कर दिया जाता है। मतलब इसमें ट्रायंगल है, एक आपका हो गया डोमेन नॉलेज, दूसरा आपका क्लाइंट इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, उसके बाद डेवलपर टीम के साथ कोऑर्डिनेशन। ये सारे जो ट्रायंगल वाला पार्ट है उसको आपको क्लोज करके देना है। और इस चीज में से आपको एनालिटिकल थिंकिंग ही काम करेगी, क्योंकि आपको एनालाइज ही करना पड़ेगा ना, हर चीज एनालाइज करना पड़ेगा। ये कैसे होगा, ये क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, लेकिन हो कैसे जाएगा, कि उसकी स्टेप क्या हो सकती है। इसके लिए
एकदम इन डेप्थ आपका डोमेन नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? इन डेप्थ जितना डेप्थ आप जा सकते हो उतना आपके लिए बहुत आसान रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए। एंड तो फिर ये जो जॉब प्रोफाइल है, इस जॉब प्रोफाइल के लिए तो आई डोंट थिंक सो कि बीसीएमसी का डिग्री कंपलसरी नहीं, है। आर्ट्स बीए वाला भी जा सकता है मतलब उसके लिए। बीए, बीकॉम, एमकॉम, ये यस। सारे बच्चे बिजनेस एनालिस्ट के प्रोफाइल में जा हाँ हाँ, सकते हैं। वाह बीए आर्ट्स कॉमर्स कोई भी डिग्री हो। गाइस, ये वीडियो को प्रॉपर्ली सेव कर लो, ये वाला पार्ट को। आज समीर सर खुद बता रहे हैं, जो होटल इंडस्ट्री में पढ़ाई किए हैं, पढ़ाई करने के बाद 15 साल की डोमेन नॉलेज के साथ उनके बाद आज जो जॉब कर रहे हैं वो बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल में जॉब कर रहा है। उन्हें एक्सप्लेन किया कि बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल में कैसे ट्राइंगल में काम होता है। एक क्लाइंट रिक्वायरमेंट होता है, डोमेन नॉलेज होना चाहिए, एंड आपका जो ऑपरेशंस टीम है, जो डेवलपर टीम है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके सर्कल को पूरा करना पड़ता है। एंड इस जॉब प्रोफाइल में आप भी जा सकते हो, जिसमें बीए, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, बीटेक, एमटेक, कोई भी डिग्री होल्डर वाला बच्चा जा सकता है। कोई भी फील्ड से जा कोई सकता भी है। फील्ड से जा सकता है, बैंकिंग हो, हेल्थ बैंकिंग केयर, हो, आर्ट्स हो, हेल्थ केयर हो, डॉक्टर्स हो, कोई भी जा सकता है। कोई भी जा सकता है। सो देन व्हाई यू कैन नॉट, यू कैन आल्सो मूव अहेड। ठीक है। नॉर्मली इस डोमेन में फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा मिलता होगा? नॉर्मल में इस डोमेन में जो उनको एक्सपर्टीज चाहिए होती है वो मिल नहीं पाती है, तो इसलिए इसमें ग्रोथ तो बहुत है, ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत है, इनकम पोटेंशियल भी बहुत है। ओके। तो और उसके हिसाब से सामने वाला जो क्लाइंट्स होता है वो पे करने के लिए भी रेडी होते हैं, लेकिन उनको चाहिए होता है करने वाला। अगर उनके पास एक्सपर्ट ही नहीं है तो कैसे वो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे? ओके। तो उसको डेवलप करने में जो बीए का रोल होता है ना, वो ब्रिज होता है कि ब्रिज डेवलपर लैंग्वेज में बताओ, कि ताकि डेवलपर भी उसे समझ सके कि क्या चाहिए, और डेवलपर उसे डेवलप करने के बाद उसे वापस ऑल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग करने के बाद उसे डिलीवर किया जाता है क्लाइंट को। तो क्लाइंट भी खुश हो जाते हैं कि मेरा प्रोडक्ट रेडी हो गया है अभी। तो ये फेज होता है, उसमें बहुत सारे इंटरलॉक प्रोसेसेस है। तो ये मेन फेज है कि इस तरीके से जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे फेजेस है कि क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स कैसे आता है, देन बीएस के भी अलग अलग फेजेस है, वो कैसे काम करते हैं, देन वो अलग अलग फेज से वो प्रोसेस होके डेवलपर के पास जाता है, डेवलपर भी उनके अलग अलग प्रोसेसेस है, देन टेस्टिंग के अलग अलग फेजेस है, बहुत सारी प्रोसेस है। कि जैसा अगर मैं बोलूँ फाइनेंशियल ग्रोथ मिलता कैसा, तो इसमें कैसा एक एवरेज वाला बच्चा अगर जाता है जिसका आज के डेज में 8-10 लाख का पैकेज है, तो अगर बीए में प्रोफाइल में जाता है, आई बिलीव सो मिड लेवल ऑफ प्रोफाइल 20 अराउंड 20 से लेकर 30-35 एलपीए तक जाता है। थोड़ा सा उससे सीनियर लेवल पे जाता है तो 50-60 तक जाता है। उससे भी ज्यादा जाएगा तो 1 करोड़ का सैलरी के ऊपर भी जाता है। उसके बीए के लिए एक्चुअली नो बार है। इफ यू आर राइट कैंडिडेट, बीए के लिए नो बार है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कि उनको वो एम्प्लॉयमेंट साइकिल होता है, तो वो करना पड़ता है, बजट के हिसाब से जाना पड़ता है। तो अगर कॉम्प्लेक्स वर्क रहेगा तो उसका बजट बड़ा होता है, अगर उतना रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स नहीं है तो वो कम रहता है बजट, लेकिन ऑपरेशन से ज्यादा ही होता है। ऑपरेशन से ज्यादा। तो बीए का जॉब प्रोफाइल में जितना दूर मैंने मार्केट स्टडी किया है, नॉर्मली 20 से लेके 30 का पैकेज एवरेजली 20 से लेके 20 एंड अबव है। बहुत ही एवरेज पैकेज 15 से स्टार्ट होते हैं बीए के पैकेज। 15 मिनिमम 15 और एवरेज बोला तो 20 से लेके 18 से लेके चालू हो जाते हैं। तो उसके लिए कोई बार नहीं है, राइट कैंडिडेट है। बिकॉज लाइक ऑपरेशंस में ऐसा है कि एट द एज ऑफ 35 to 40 यू आर बिकम अ लायबिलिटी फॉर ऑपरेशंस, बट एज अ बीए रोल you are expert because like asset for them. You after 30-40 years of experience you are more as a solution holder for them. Okay. Because आपको बहुत 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, तो यू कैन गिव एक्यूरेट सोल्यूशन। सो जो लोग ये 4-5-6 लाख 8-10 लाख के पैकेज में काम कर रहे हो, प्लीज अपनी थोड़ा सा आईज ओपन करो डियर, थोड़ा सा आपके आईक्यू को ओपन कर लो कि ये जो डोमेन है, जिस डोमेन में बेसिक लेवल से भी बेसिक लेवल पे अगर आपके पास नॉलेज, स्किल सेट सब कुछ सही है, पैकेज स्टार्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट लाइक 15 एलपीए। बट हाँ, कंडीशंस है आपकी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, दैट्स इट। एंड इसमें नो बार है, पैकेज बहुत अच्छा खासा लेवल पे जाता है। कंपनी दे आर लुकिंग फॉर स्किल्ड मैन पावर एज लाइक यू, सो जस्ट बी रेडी विथ योर स्किल सेट।
तो आज के डेज में अगर किसी को अपने करियर को डेवलप करना है तो कौन सा टॉप स्किल्स को वो टारगेट कर सकता है कि अपने करियर में फाइनेंशियल लेवल पे आगे बढ़े? फाइनेंशियल स्किल के हिसाब से तो मार्केट में ये आपको चेक करना चाहिए कि मार्केट में अभी किस चीज के लिए डिमांड है, डिमांड सबसे ज्यादा है। और अगर डिमांड भी है लेकिन आर यू कैपेबल फॉर दिस? एब्सोल्युटली, वो समझना अगर पड़ेगा। डिमांड हो तो है कि आप बोलोगे कि मैं एआई इंजीनियर बन जाता हूँ, लेकिन एआई इंजीनियरिंग बनने के लिए आपको बहुत सारे चीजों से जाना पड़ता है। फिर वो अभी आपका एक्सपर्टीज लेवल नहीं है कि आप एआई, अगर आप एआई एनेबल बनना है तो आप कर सकते हो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टूल्स हम यूज करते हैं वैसे एआई टूल्स यूज कर सकते हो आप अलग अलग, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर बनाना अभी आपके बस की बात नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उस तरीके का एआई इंजीनियर आप बना नहीं सकते, क्योंकि एआई इंजीनियर को पैकेजेस स्टार्ट होते हैं 1 CR एंड अबव। तो मार्केट में डिमांड है तो आप उसके लिए मैं अभी एआई इंजीनियर बनूंगा तो वो नहीं कर सकते। डायरेक्टली आप अगर पेड़ में चढ़ने की कोशिश करें तो नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप में ही जाना पड़ेगा कि पहले आप आईटी में एंटर हो कैसे सकते हो वो फाइंड आउट करो कि ऐसी कौन सी चीज है। तो बहुत इजी इसके लिए तो मेरे ख्याल से एक ही चीज है, क्योंकि मैंने जितने भी बीए के इंटरव्यूज दिए तो उसने बोला कि आपको चाहे डोमेन का नॉलेज ना हो या कम पढ़ रहा हो या आईटी का नॉलेज भी थोड़ा कम पढ़ रहा हो, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। लेकिन आपको एसक्यूएल आना बहुत जरूरी है। एसक्यूएल आना बहुत जरूरी है। मतलब ये सारे खेल तो डेटा से स्टार्ट होते हैं। खेल डेटा से स्टार्ट होता है। आपको डेटा यूटिलाइज करने वाले टूल्स आना बहुत जरूरी है। और मेरा एक सजेशन है कि सारी चीजें एक साथ ना पड़ी जाए, नहीं तो कुछ भी आपके हाथ नहीं लगेगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, एसक्यूएल भी चल रहा है, पाइथन भी चल रहा है, पावर बीआई भी चला रहा है, साथ में मशीन लर्निंग है, उसके बाद और काफी एडवांस एक्सेल्स वगैरह, यूनिक्स है। मतलब इतनी सारे कोर्स करिकुलम एट ए टाइम अपनी झोली में लेके बैठ गए और उसके बाद बोल रहे 6 महीने के अंदर। अरे 6 महीने के अंदर कैसे होगा? चाहे नहीं होगा। इसके लिए वो 3 साल वाला प्रोग्राम में जाना पड़ेगा या 4 साल वाला वो ग्रेजुएशन का जो डिग्री है वैसा वाला लेना पड़ेगा। हाँ, एक्सपर्टीज होना चाहिए कि पहले तो आपको एक्सेल सीखो, एक्सेल के बाद आपको एसक्यूएल आना शुरू होगा, एसक्यूएल सीखो, देन पावर बीआई सीखो। ये स्टेप बाय स्टेप टूल्स है कि आपको ये एक्सेल ही नहीं आता तो एसक्यूएल कैसे आएगा, एसक्यूएल नहीं आता तो आपको पावर बीआई कैसे आएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना अपनी करियर में ना किसी एक जगह पे जाकर बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं और वो रिग्रेट्स में जीते रहते हैं। हाँ, तो इस चीज से अगर किसी ने अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको बाहर कैसे आना चाहिए, कितनी जल्दी आना चाहिए? उसके लिए भी मेरे पास 3 चीजें हैं। अगर किसी भी आप तकलीफ में हो या किसी भी करियर भी रीस्टार्ट करना है तो 3 चीजें हैं जो आपको किसी भी फेज से बाहर निकाल सकती हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। एक पहला है फ्रगैलिटी। फ्रगैलिटी मतलब कंजूसी नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन। किसी भी चीज को आपको ऑप्टिमाइजेशन करते आना चाहिए। ओके। दूसरा है कंसिस्टेंसी। अगर आप फेल भी हो रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम बेटर तरीके से फेल करो। हाँ, नेक्स्ट टाइम बेटर तरीके से फेल हो। लेकिन अगर आप 80% फेल हो रहे हो तो अगली बार 70% ही फेल होना। तो अगर ऐसे करते करते आप अपना फेलिंग स्टाइल कम करते जाओ, रिड्यूस करते जाओ तो अपने आप होगा। और उसके लिए भी टाइम लिमिट है कि अगर आपके पास सपोर्ट है साइड में तो कितनी बार फेल हो सकते हो वो एनालाइज करो। तो आप ऐसे कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 10 साल तक आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा। 1 साल 2 साल ठीक है कि नहीं हो रहा है तो कुछ और ढूंढ लो, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता, मिलता ही नहीं है। एक बार गया। राइट, एब्सोल्युटली। और तीसरी चीज ये है कि कंसिस्टेंसी रखोगे तो डिसिप्लिन बना रहेगा। एब्सोल्युटली। और ये 3 चीजें रहेगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। एब्सोल्युटली। मतलब मैं जब कोई सेशन में आता हूँ ना समीर, आज के डेज में मैं जब बात करता हूँ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हाथ की जो 5 उंगली है ना, ये मेन चीज है। और इससे क्या है? कमिटमेंट, डेडिकेशन, फोकस, डिसिप्लिन, एक्शन। सही। 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फिंगर टिप्स में है, नोट करो पटापट। कमिटमेंट, डेडिकेशन, फोकस, डिसिप्लिन, एक्शन, दैट्स इट। इसमें आप एक्शंस लोगे प्रॉपरली, फेल हो सकते हो चलेगा, लेकिन आपको पता होगा क्यों फेल कर रहे हो आप। एक होता है ना कभी कभी, एक होता है प्रोडक्टिव फेलियर, दूसरा होता है अनप्रोडक्टिव सक्सेस। प्रोडक्टिव फेलियर वो चीज है जहां पर आपने ट्राई किया, आपको पता है कि मैंने ये सारी चीज प्लान किया था, ये मैंने एग्जीक्यूट किया, बट रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं है, वो नेगेटिव गया।
आपको पता रहेगा कि वो करेक्शंस कैसे करना है, कहां पर करना है, बिकॉज आपने प्लान किया था, एग्जीक्यूशन किया था। अनप्रोडक्टिव सक्सेस जहां पर बाय फ्लूक आता है, बाय वो लक आ जाता है, अपने को पता ही नहीं चलता वो क्यों आया, क्यों मेरे पास। ठीक है, आप उसको पकड़ के रखोगे और बोलोगे कि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ चमत्कार होने वाला है। चमत्कार हर टाइम पे नहीं होता है, कभी कभी उसके ऑपोजिट भी हो जाएगा। उस टाइम पे क्या करोगे आप? हाँ सो यू शुड नो इफ यू फेल समवेयर, यस मैंने इस रीजन में मेरा फेल हुआ। यू शुड नो अगर मैं सक्सेस हो रहा हूं तो मेरा पीछे का पर्पस क्या है। हाँ ऑब्वियसली मेहनत किया, डेडिकेशन से, कमिटमेंट है, लक एक फैक्टर है, लेकिन लक के लिए भी आपको उस लेवल पे कमिटमेंट, डेडिकेशन, फोकस सारे चीज रखना पड़ेगा। सो ये जो चीज है ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लक 1%, 99% डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, कमिटमेंट, डेडिकेशन, फोकस एंड एग्जीक्यूशन। ये चीज नहीं है, आउट। यस सर, यस आपने सही चीज बताई है कि 1% में ही लक फैक्टर करता है। वो बहुत चीज है कि आप लक बाकी सारी चीजें करते हो, लक भी आपका साथ दे रहा है, वो 1% है। लेकिन हर चीज जो दुनिया में चल रही है वो 99% आपका डेडिकेशन, हार्डवर्क से ही चल रही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, कुछ पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्टिंगली हम लोग कम बैक करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। 15 साल तुमने काम किया, बहुत सारी चीज देखा है, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स तो होता है, बहुत पॉलिटिक्स होता है, और आप जितना डीप जाओगे उतना फंस जाओगे। उतना फंस जाओगे। और वो भी मैं बहुत जगह एक्सपीरियंस किया हूँ। तो उस चीज से मुझे एक आसान भाषा में उसका सॉल्यूशन मिला है कि उसमें जितना आप एक्सक्लूड करते रहो अपने आप को और वैल्यू पे फोकस करो, तो बच के रहोगे। बच के वी कैन सेव आवर सेल्फ। एंड अपना मेंटल डिसबैलेंस करना उस चीज के लिए सही नहीं है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो उसमें से आप 7 घंटे वो ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसे रहोगे, तो प्रोडक्टिविटी कब दिखाओगे? एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बिकॉज एंड ऑफ द डे में सी मुझे किसी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि विप्लव हो सकता है तुम जो चीज आज सीख रहे हो यहाँ पर, इसकी वैल्यूज तुम्हें यहाँ पर ना मिले बिकॉज ऑफ सब सर्टेन रीजंस, हो सकता है, लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं पे इसकी सही वैल्यूज कोई ना कोई करेगा। कोई ना कोई करता ही है, या इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अपनी वैल्यू करी जाएगी। फिर लोग वैल्यू तभी करते हैं जब उनको कुछ मिल रहा हो ऑन द टेबल। यू शुड पुट समथिंग टू वैल्यूएबल, यस अदरवाइज नोबडी विल रिकॉग्नाइज यू। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ऑफिस पॉलिटिक्स से बाहर आने का सबसे सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है हियर, बी फोकस्ड ऑन योर वर्क, बी डिसिप्लिन इनफ। बट हाँ ये चीज होता रहेगा, चलता रहेगा, अपने आप को थोड़ा सा अलग रखो, डिप्लोमेटिक तरीके से कैसे डील करना होता है ये भी चीज पता होना चाहिए। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, उसमें एक बच्चे का बहुत अच्छा कमेंट आया था, आई बिलीव सो अमर करके एक बंदा था। आज उस वीडियो में फिर से बताता हूँ। आई सेड कि अगर आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से बाहर रहना है ना, यू नीड टू इंटरेक्ट विथ योर सुपरवाइजर डायरेक्टली। यस, मतलब डायरेक्टली। अच्छा हाँ, पहला सेट योर 1-to-1 एक्सपेक्टेशंस विथ योर मैनेजर। आप उनसे जाके बात करो, सर आप मेरे से क्या चाहते हो, क्या क्या चीज मुझे डिलीवर करना चाहिए, एज ए केपीआई मेरा क्या है। जैसे डिस्कशन करोगे पूरी चीज बताएंगे, नोट करो, ईमेल में ड्राफ्ट करो, सर एज वी हैव डिस्कस टुडे दिस इज माय केपीआई एंड ऑल, आई विल बी फोकस्ड ऑन इट। नेक्स्ट मंथ में जाओ, जाके बात करो, सर आपने ये जो चीज मैंने बताया था आपने, इसके अंदर मैंने कहाँ पर स्टैंड आउट कर रहा हूँ, उसका मुझे रेटिंग चाहिए, आउट ऑफ 5 आप मुझे कितना रेट कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एडिशनल में और कुछ फीडबैक लो कि मुझे कहाँ पर काम करना चाहिए टू ग्रो इन माई लाइफ, तो उसमें 5 पॉइंट और मिल जाएगा, तो टोटल 10 पॉइंट मिल रहा है। थर्ड मंथ में जब जाओगे उससे पहले वो 10 पॉइंट को आप लिख के लेके जाओ, सर आपने ये जो 10 पॉइंट लास्ट मंथ में हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसके अंदर कहाँ पर मैं आउट ऑफ 5 में रेटिंग कर रहा हूँ, वो मुझे रेट करके दो। ओके दैट्स वेरी गुड। हो सकता है उसके अंदर 5 पॉइंट में आपने काम किया और 5 पॉइंट रह गया, एंड और 3 पॉइंट आपको एडिशंस में मिला जो मैनेजर ने खुद ने बताया। आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए, टीम के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मल्टीपल डिपार्टमेंट के साथ आपका कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए। ये चीज की आपको फीडबैक मिला तो उसको नोट करो। फिर फोर्थ मंथ में जाओ, फोर्थ मंथ में भी डिस्कशंस करो एज इट इज, ऐसा करके 12 महीने लेके चलो। उसमें आपको क्या होने वाला है पता है, बिकॉज 12 महीने के बाद आपके पास एकदम डॉक्यूमेंटेड एक पेपर मिलता है, प्रूफ रहता है व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव अचीव्ड, वो आउट ऑफ 5 में कितना रेट कर रहा था आपको। उस दौरान के ऊपर उनसे बात करोगे तो ही विल फील इट कि ये बंदा बहुत जेन्युइन है, वो सिर्फ काम के रिलेटेड मेरे पास बात करने के लिए आता है, उसकी ग्रोथ के रिलेटेड बात करता है। बिकॉज ग्रोथ एक ऐसा चीज है ना, दैट इज लाइक पर्सनल है, वो
बेटा कंपनी को क्या फर्क पड़ता है तुम ग्रोथ लो या ना लो, कंपनी को एक चीज में फर्क गिरता है, जो तुम्हें काम असाइनमेंट दिया गया है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, वो डिलीवर कर रहे हो, बात खत्म। अब प्रमोशन जो होता है ना वो पर्सनल इंटरेस्ट है, बिकॉज एक कंपनी में देखोगे 1000 एम्प्लॉय काम कर रहा है, 1000 के अंदर सिर्फ 10 बच्चे प्रमोट होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। अब वो 10 बच्चा जो सेल्फ इंटरेस्ट लेके अपने आप के ऊपर काम करेगा, आपके ऊपर खुद के ऊपर डिसिप्लिन रखेगा, अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी एफिशिएंसी लेवल को बढ़ाएगा, उसी को तो मिलेगा ग्रोथ। सही कहा आपने। तो इसके लिए कंपनी खुद होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, बेटा मुझे किसी 10 बच्चे को प्रमोशन देना है, चलो 1000 बच्चे तुम प्रमोट मतलब तैयारी करना शुरू करो। इट इज ऑल अबाउट योर पर्सनल इंटरेस्ट एंड यू शुड बी फोकस्ड ऑन लर्निंग। मैं हमेशा बोलता हूँ लर्निंग इक्वल्स टू योर अर्निंग, जितना आप लर्निंग के ऊपर फोकस करोगे उतना ही आपका अर्निंग बढ़ेगा, कम कभी नहीं होने वाला है। वो होता है ना, नॉलेज जितना लो उतना ही कम पड़ता है, एंड जो नॉलेज जितना लोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, दैट्स इट। तो आपको पता होना चाहिए आर्ट ऑफ डीलिंग विद सुपरवाइजर, वो हो सकता है एग्रेसिव लीडर हो और कोई टाइप ऑफ लीडर हो, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज पता नहीं, एंड और एक चीज कॉर्पोरेट में ग्रोथ लेने की बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। हम लोग बोलते हैं ना अक्सर कि नेटवर्क इक्वल्स टू योर नेटवर्थ। तो आज अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, यू शुड बिल्ड योर नेटवर्क। अब वो नेटवर्क लिंक्डइन में बिल्ड करो, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो जाओ, जहां पर प्रॉपरली लोग लीडरशिप हो गया, करियर ग्रोथ हो गया, फाइनेंशियल ग्रोथ हो गया, इसके रिगार्डिंग बात करना है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग आज के डेज में हमारे नेटवर्क के ऊपर काम बिल्कुल नहीं करते, मोस्ट ऑफ द लोग जो नहीं करते, एंड उल्टी सीधी चीज में डिस्कशंस में बिजी हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट इनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। यस, यही सब आपने सही कहा कि जो चीजें हैं वो हमेशा लर्निंग पे ही फोकस देना चाहिए, लर्निंग ही अपना नेटवर्क भी बढ़ाती है। नॉर्मली कैसा होता है ना, कोई भी बच्चा ये सोचता है कि मुझे आईटी में जिस दिन मैं जाऊंगा ना, वहां पर जाके डे 1 पे मुझे काम चिपका देंगे, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि डे 1 पे ही आपको काम मिलेगा। आईटी कंपनी में पहले तो कोई किसी भी कंपनी में जाइए, आईटी हो या ऑपरेशंस हो, पहला 1 महीना तो आपको वो एनवायरनमेंट मैच करने में ही फोकस करते हैं कि ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग मिलता है, फिर बाद में एनवायरनमेंट से आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है, कौन कौन से टीम के साथ आपको काम करना है, और काम करने का तरीका क्या होगा। आपको सैंपल बेस पे काम दिया जाएगा शुरुआती में, सैंपल बेस में तो आपका इंटरेस्ट आना लगेगा कि ये ऐसे काम करते, ताकि जैसे उनको लगेगा कि ये एंटर हो रहा है एनवायरमेंट्स में, तो आपको छोटा छोटा अजाइल वे में काम दिया जाएगा, असाइनमेंट दिए जाएंगे, वो कंप्लीट होते होते फिर उनका आपका रिजल्ट देखा जाएगा कि कर पा रहे नहीं पा रहे, तो उसके बाद जाके बड़ा बड़ा असाइनमेंट्स मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी में अगर जाए, मोटा मोटा सबसे पहले उसको ट्रेनिंग मिलता है, ट्रेनिंग ही मिलता है शुरुआती ट्रेनिंग ही मिलता है, और उसके बाद जाके उसको वर्क असाइनमेंट जो भी उसका केपीआई उस हिसाब से उसको केपीआई के हिसाब से काम असाइनमेंट मिलता है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, डोंट बी स्कैर्ड, इवन तो तैयारी करने के बाद कोई कंपनी में अगर आपको सिलेक्शन होता है, वहां पर भी जाके आपको मिलेगा ट्रेनिंग, और वो भी ट्रेनिंग डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। बहुत सारे कंपनी 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, कुछ कुछ कंपनी तो 6 महीने की ट्रेनिंग देता है, डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो ऑब्वियसली डोंट बी स्कैर्ड, तैयारी करो, वहां पर भी जाके ट्रेनिंग मिलेगा, लेकिन वहां पर बेसिक ट्रेनिंग नहीं मिलता है रिगार्डिंग योर फाउंडेशंस एंड ऑल। उनको चाहिए अल्टीमेट बच्चा वो जो उसको उनके लिए काम कर सकता है, प्रोडक्टिविटी डिलीवर कर सकते हैं। अगर किसी को अभी आज आईटी में स्विच करना है ऐसा सोच रहा है, तो डीबीएस के साथ कनेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एब्सोल्युटली करना चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो मैं डीबीएस से ही पता चला है कि हम जा सकते हैं। हाँ, हाँ। इससे पहले भी 15 साल में कॉर्पोरेट्स में जॉब किया है, लेकिन काफी सालों में बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करने के बाद भी किसी ने ये गाइड नहीं किया कि कम समय में भी हम आईटी में जा सकते हैं। पहले तो लोग बोलते थे अभी कहाँ आप आईटी का डिग्री कर पाओगे भाई, अभी तो आपको बहुत साल एक्सपीरियंस हो गया है, अभी आप करियर बढ़ाने का सोचो, आप डिग्री लेने का क्यों सोच रहे हो, कैसे कर पाओगे, कैसे होगा, आप वापस से जीरो से स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं होता है। आपका डोमेन नॉलेज पे ही, आईटी पे ही आपको जो भी एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है उसके ऊपर ही आपको अर्निंग्स मिलता है। ये एब्सोल्युटली मिलता है। सो अगर ये चीज से आप सहमत हो, मैं नंबर दे देता हूँ, नंबर में जरूर कनेक्ट करके आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं।